नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जबलपुर डबल मर्डर केस की कहानी तो आपको याद होगी, जब एक रेलवे अफसर और उसके नाबालिग बेटे को उसी की बेटी और उसके दोस्त ने 15 मार्च को मार डाला था। तब से दोनों ही फरार हैं और अब 40 दिनों के बाद पुलिस को पता चला है कि ये दोनों नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते देश से बाहर भागने की फिराक में है। पर सवाल ये है कि मोबाइल और एटीएम की मदद से इन दोनों का लोकेशन मिलने के बावजूद पिछले 40 दिनों से आखिर ये लोग पुलिस को चकमा कैसे दे रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश से आई एक डबल मर्डर केस की ये तस्वीरें याद होंगी। ये वही मर्डर केस है जिसमें जबलपुर की रहने वाली लड़का लड़की की एक कातिल जोड़ी ने लड़की के पिता और भाई को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि लाश देखने वालों तक की रूह कांप गई। कत्ल की ये वारदात पिछले महीने की 15 तारीख यानी 15 मार्च को हुई थी, लेकिन अब इस वारदात को 40 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद इस केस के दोनों आरोपी यानी लड़का लड़की की ये जोड़ी पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली बनी है जो सुलझाए नहीं सुलझ रही। पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रैक करती है, पीछा करती हुई वहां तक पहुंचती है और जब तक पहुंचती है तब तक दोनों गायब हो चुके होते हैं। और ऐसा 40 दिनों से बार बार हो रहा है। लेकिन अब पुलिस को इस केस की तफ्तीश में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो चौंकाने वाली। ये बातें मर्डर मिस्ट्री की साजिश से जुड़ी होने के साथ साथ दोनों की फरारी के बाद उनकी मूवमेंट से जुड़ी। पुलिस को मालूम हुआ है कि देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए अब दोनों भारत से ही बाहर भागने के फिराक में, ताकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी कानून से दूर वो अपनी आगे की जिंदगी गुजार सके। पुलिस को तफ्तीश में कत्ल की साजिश को लेकर कई नई और हैरत भरी बातें पता चली हैं। हम आज उनके बारे में भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले कातिल जोड़ी की मूवमेंट के बारे में लेटेस्ट जानकारी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भटकने के बाद अब दोनों की लोकेशन कभी नेपाल बॉर्डर पर तो कभी बांग्लादेश बॉर्डर पर नजर आ रही है। असल में भारत और नेपाल के बीच फ्री बॉर्डर है। जमीन से या फिर हवाई रास्ते से नेपाल जाने के लिए भारतीय नागरिकों को किसी तरह की वीजा की जरूरत नहीं होती। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि दोनों नेपाल भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से बांग्लादेश जाने के लिए वीजा की जरूरत तो है, लेकिन बॉर्डर की कानूनी कमियों की वजह से लोग चोरी छिपे इधर उधर आते जाते रहते हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि आरोपी उस हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इन्हीं वजहों से पुलिस ने जहां दोनों के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, वहीं बॉर्डर पर अपनी टीमें भी तैनात कर दी हैं, जो दूसरी एजेंसीज के साथ मिलकर इस कातिल जोड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मुख्य आरोपी है मुकुल और उसके साथ जो नाबालिग बच्ची है जो कि मृतक की पुत्री है। इन लोग लगातार घटना के बाद फरार हैं। ये 5-6 राज्यों में इनकी लोकेशन मिली थी जो कि मध्य प्रदेश से लगे हुए। इसके अलावा बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर पे भी इनका लोकेशन प्राप्त हुआ था, तो वहाँ भी हमने चौकस उन राज्यों को सूचना दी गई और बॉर्डर पे भी व्यक्ति लगा रखे हैं। वहाँ से फिलहाल उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की थी पर वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं। बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर में पूर्व में इनकी लोकेशन मिली थी, तो वहाँ हमने संपर्क किया था, प्रयास किए थे पर वो क्रॉस नहीं कर पाए। कत्ल की ये वारदात जयपुर की मिलेनियम कॉलोनी में हुई थी, जब 15 मार्च को रेलवे ऑफिसर राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की कातिलों ने तेज धार हथियार से वार कर जान ले ली थी। कत्ल के बाद कातिलों ने बच्चे की लाश को फ्रिज में ठूंस कर बंद कर दिया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी ने अपने रिश्तेदारों को अपने मोबाइल फोन से एक वॉइस मैसेज भेजा, जिसमें उसने अपने पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह का नाम लेते हुए ये कहा था कि मुकुल ने उसके पिता और भाई की जान ले ली। लेकिन जब इसके बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि खुद राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग बेटी भी मुकुल नाम के उस लड़के के साथ भाग रही है। असल में मुकुल के साथ इस लड़की की पुरानी दोस्ती थी, जिस पर लड़की के घर वाले ऐतराज किया करते थे और समझा जाता है कि इस कत्ल के पीछे भी वही वजह रही। करीब 40 दिनों पहले जबलपुर को दहलाने वाले दोहरे हत्याकांड की जांच पुलिस ने यहीं से चालू की थी। पुलिस ने सब नई बातों का पता लगा लिया
परंतु एक बात का पता नहीं लगा पा रही कि वह दोनों आरोपी अभी हैं कहां। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों को बांग्लादेश और नेपाल की बॉर्डरों पर देखा गया है। फिलहाल आरोपी तो पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लेकिन मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस को पता चला है कि इस कत्ल की साजिश मुकुल सिंह ने कत्ल से काफी पहले रच ली थी और करीब महीने भर से वो इस कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। और पुलिस की माने तो इस साजिश में खुद राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी भी मुकुल का साथ दे रही थी। मुकुल ने करीब महीने भर पहले से ही कत्ल के लिए हथियार और दूसरे साजो सामान खरीदने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो इतना शातिर है कि उसने ये सामान किसी लोकल स्टोर से नहीं बल्कि ऑनलाइन खरीदा, ताकि मैन टू मैन कांटेक्ट न के बराबर हो और उसे ट्रेस करना मुश्किल हो। सबसे पहले उसने 2 चॉपर खरीदे और इनकी डिलीवरी के लिए अपने घर का पता देने की जगह रेलवे स्टेशन के नजदीक के एक और मकान का पता दे दिया। इसके बाद डिलीवरी बॉय से कांटेक्ट कर चॉपर कलेक्ट कर लिया। इन चॉपर को मुकुल ने अपने घर में नहीं बल्कि अपने घर के गैरेज नंबर 361/6 में छिपा दिया। इसी तरह मुकुल ने गैस कटर और हैंड ग्लव्स जैसी चीजें भी ऑनलाइन खरीदी थी, जिनका इस्तेमाल उसने कत्ल करने में किया। कत्ल के बाद जब बाप बेटे की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि कातिल ने किस बेरहमी से दोनों की जान ली। राजकुमार विश्वकर्मा पर चॉपर से 10 वार किए गए, जबकि मासूम बच्चे पर 6 वार। इस वार से दोनों के सिर की हड्डियां टूट गई और बच्चे के सिर की हड्डी तो एक ही वार से टूट गई थी। बच्चे के गले की हड्डियां भी चॉपर के वार से टूट गई। ऐसे में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को शक है कि शायद हमला करते हुए कातिल का हाथ फिसल गया हो, जिससे सिर के साथ साथ गले में भी चॉपर के घातक वार लगे। अब बात दोनों को दबोचने के लिए जारी पुलिस की प्लानिंग और उसकी कोशिशों की। आरोपी मुकुल सिंह के 2 बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन इनमें ज्यादा पैसे नहीं हैं। राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी अपने पिता का डेबिट कार्ड और मां के जेवर लेकर निकली। दोनों इसी डेबिट कार्ड से अब तक अलग अलग शहरों में घूम घूम कर पैसे निकाल रहे थे। वो जिस शहर में भी पैसे निकालते वहां फोन स्विच ऑफ कर देते थे, जबकि नई जगह पर पहुंचने पर फोन फिर से ऑन होता था। पहले तो पुलिस ने उन्हें ट्रैक करने के लिए उनके बैंक खातों को ही खुला रहने दिया, लेकिन अब जब उन बैंक खातों से पैसे भी खत्म हो चले हैं, पुलिस ने सारे अकाउंट सील करवा दिए हैं। अब आरोपियों के पास बमुश्किल 30 से 40 हजार रुपए बचे हैं। ऐसे में उनके लिए आगे भागना मुश्किल हो सकता है। जो नाबालिग बच्ची है उसके द्वारा मृतक की लगातार पूर्ण रूप से मदद की जा रही है, जिसकी वजह से अभी तक हमें दिक्कत हो रही है। और अभी चूंकि उसके पास पैसा था, करीब 1.25 लाख रुपए थे आरोपी के पास, जिसकी वजह से वह अभी तक बच पाया था। अभी हम लोग 24 घंटे दूरी पर है, केवल जहाँ भी वह उसका लोकेशन मिलता है 24 घंटे के अंदर वो, क्योंकि उस घटना से वो उस जगह से वह कहीं और चला जाता है, जिसकी वजह से अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई। बाकी जल्द हम इस मामले में गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। पुलिस को हमले में मारे गए राजकुमार विश्वकर्मा के बैंक खातों की जांच से ये क्लियर हुआ है कि कत्ल के बाद पहले 4 दिनों में यानी 15 मार्च से 18 मार्च तक यूपीआई के जरिए उनकी बेटी ने अपने पिता के खाते से 1,28,000 रुपए निकाले। लेकिन अलग अलग जगह रुकने के दौरान ये पैसे लगातार खर्च होते रहे और अब मुकुल और उसकी गर्लफ्रेंड के सामने मुश्किलें बढ़ गईं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरार होने के बाद से अलग अलग शहरों में मुकुल ने अपने लिए नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं बात जमी नहीं तो कहीं भाषा की दिक्कत आड़े आ गई। ऐसे में दोनों ने पहले नेपाल और तब बांग्लादेश बॉर्डर का रुख किया ताकि भारत से बाहर भाग सके। अब देखना यह है कि पुलिस की 9 से ज्यादा टीमें दोनों को पकड़ भी पाती हैं या फिर दोनों विदेश भागने में कामयाब हो जाते हैं। धीरज शाह, जबलपुर, आज तक। जबलपुर पुलिस के मुताबिक मुकुल ने इस कत्ल की साजिश 1 महीने पहले से ही रचनी शुरू कर दी थी और ये बात उसने रेलवे अफसर की बेटी को भी बताई थी। लेकिन रेलवे अफसर की बेटी अपने बाप या भाई की जान बचाने की बजाय खुद ही मुकुल के साथ इस साजिश में शामिल हो गई। 15 मार्च की सुबह की बात है। जबलपुर से करीब 225 किलोमीटर दूर पिपरिया में रहने वाली आरती के मोबाइल फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है।
लेकिन आरती की नजर इस ऑडियो मैसेज पर करीब 4 घंटे बाद पड़ती है। ऑडियो मैसेज उसकी चचेरी बहन 16 साल की काव्या ने जबलपुर से भेजा था। काव्या राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी है। उसने मैसेज में कहा था कि उसके पापा और भाई को किसी ने मार डाला है और दोनों की लाशें घर में पड़ी हैं। देर से ही सही, मैसेज पढ़ते ही आरती घबरा गई। उसने अपने पापा को इस मैसेज के बारे में बताया। इसके बाद आरती के पापा फौरन जबलपुर में रहने वाले अपने जानकारों को इसकी खबर देते हैं। तब कहीं जाकर दोपहर 3 बजे के आसपास पुलिस को पहली बार इस दोहरे कत्ल की जानकारी मिली। घर में दाखिल होते ही पुलिस की नजर सबसे पहले किचन में एक पन्नी में लिपटी लाश पर पड़ती है। किचन में चारों तरफ खून ही खून था। लाश की शिनाख्त राजकुमार विश्वकर्मा के तौर पर होती है। घर में विश्वकर्मा के अलावा उनकी 16 साल की बेटी काव्या और 8 साल का बेटा तनिष्क भी रहते थे। राजकुमार की पत्नी की 2023 में ही बीमारी से मौत हो गई। पुलिस घर में चारों तरफ बाकी दोनों बच्चों को ढूंढती है, मगर कोई नहीं मिलता। तभी एक पुलिस वाले की नजर फ्रिज के दरवाजे पर बने हैंडल पर पड़ती है। हैंडल पर खून के छींटे थे। इसी के बाद पुलिस वाले ने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया तो अंदर पन्नी में लिपटी एक और लाश मिलती है। ये लाश राजकुमार के 8 साल के बेटे तनिष्क की थी। घर में रहने वाले 3 लोगों में से 2 की लाश मिल चुकी थी, लेकिन काव्या घर में कहीं नहीं थी। घर के पीछे बालकनी का दरवाजा गैस कटर से कटा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि कातिल इसी दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन घर के अंदर घर की तीसरी सदस्य काव्या की न तो लाश मिली और न ही खुद काव्या। तो क्या कातिल काव्या को किडनैप कर अपने साथ ले गया? कहीं काव्या का भी तो कत्ल नहीं हो गया? आखिर राजकुमार विश्वकर्मा के परिवार से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? इन्हीं सवालों के साथ पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। राजकुमार का परिवार जिस रेलवे कॉलोनी में रहा करता था, उस कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश यहीं से शुरू की। तभी कैमरे में कैद हुई एक तस्वीर पर पुलिस की नजर पड़ी तो वो चौंक उठी। ये वही तस्वीर है। 15 मार्च की दोपहर करीब 12 बजे इस रेलवे कॉलोनी से एक लड़का लाल रंग की स्कूटी पर बाहर निकलता है। जैसे ही वो लड़का कॉलोनी के गेट से बाहर जाता है, तभी एक लड़की ठीक उसके पीछे पीछे पैदल बाहर निकल जाती है और उसी तरफ मुड़ती है जिस तरफ स्कूटी के साथ वो लड़का मुड़ा था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमार की बेटी काव्या थी। दिन के उजाले में काव्या की इस तस्वीर को देखने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली कि कम से कम काव्या अभी जिंदा है और उसे किसी ने किडनैप नहीं किया। लेकिन इस तस्वीर के साथ पुलिस के मन में तमाम शक और सवाल भी कौंधने लगे। हद की बात यह रही कि खुद राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी को ये बात बहुत पहले से पता थी कि उसका दोस्त मुकुल उसके पिता और भाई की जान लेने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन उसने अपने पिता और भाई की जिंदगी बचाने की जगह बॉयफ्रेंड का साथ देने का फैसला किया। कत्ल की आरोपी जोड़ी की पहली सीसीटीवी तस्वीर ने ही तकरीबन सारी कहानी साफ कर दी थी। लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो ये और क्लियर हो गया कि इस कत्ल को न सिर्फ मुकुल ने अंजाम दिया, बल्कि मुकुल के साथ विश्वकर्मा परिवार की नाबालिग बेटी भी साजिश में शामिल थी। उस वारदात के बाद से अब तक जिस तरह से दोनों लगातार साथ साथ भाग रहे हैं, बेटी अपने मारे गए पिता के अकाउंट से पैसे निकाल रही है, वो उसके इस शातिर साजिश में शामिल होने का सबूत है। धीरज शाह, जबलपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।